सो है डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे नई चैप्टर के बारे में, दैट इज़ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फूड। तो ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये है बायोलॉजी से, तो इसके बारे में बात करनी शुरू करते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड फॉर इट्स सर्वाइवल। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको फूड किसके लिए चाहिए? सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब जो फूड है उसके अंदर ऐसी सब्सटेंसेस होनी चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सके एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब अब आप खाने में क्या खाते हो? प्लांट्स हो गए, मीट हो गया, वीट हो गई, एटसेट्रा, राइट। अब आप खाने में मेटल तो नहीं खा सकते हो, जैसे आयरन हो गया, तो ये आपकी बॉडी यूज़ ही नहीं कर पाएगी यूजली। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ें खाते हो जो आपकी बॉडी यूज़ कर सके। इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। इनकी 6 क्लासेस हैं, 6 ग्रुप्स हैं बेसिकली इनके। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ठीक है, तो ये सब हैं आपके न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इज इन आवर बॉडी दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज इन 3 वेज। 3 तरह से इनको यूज़ किया जाता है। एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, मटीरियल एनर्जी के लिए थ्रू सेल रेस्पिरेशन। अब सेल रेस्पिरेशन का आपको प्रोसेस पता ही है, ऑक्सीजन प्लस फूड विद इन द सेल, ये दोनों कंबाइन करते हैं टू प्रोड्यूस CO2, H2O एंड एनर्जी, राइट। तो इस तरह से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड विद इन द सेल। आगे अब जो ये काम करता है स्ट्रक्चरल मटेरियल का, मतलब अगर आपके कहीं से टिश्यू डैमेज हो गया तो उसको चाहिए प्रोटीन्स, लिपिड्स, तो उस केस में आप क्या करते हो? आपकी बॉडी जो खा रही है खाना वहाँ पे भेज देती है ताकि आपका टिश्यू जो है इट रिकवर्स फ्रॉम इंजरी। तो इसीलिए जैसे आपको कभी चोट लगती है, फॉर एग्जांपल आपको कोई फ्रैक्चर हो गया, तो उस केस में आपको प्रोटीन खाना काफ़ी रिकमेंड किया जाता है। जैसे मीट हो गया, मीट सूप हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड की जाती हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। ओके, क्यों? क्योंकि इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। आगे चलते हैं, कहता है एज अ सब्सटेंस ये आपको किस चीज़ में हेल्प करता है? टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैसे? चलना फिरना, दौड़ना भागना, ओके। और रिमेनिंग जैसे आपकी भी जो बॉडी है वो खाना कैसे पचा रही है, रेस्पायर कैसे कर रही है आपकी बॉडी, तो ये सारी आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, ये इनको भी कैरी आउट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज जो हमारा फूड है उसके अंदर जो 7th टाइप की सब्सटेंस है वो होती है रफेज। अब रफेज क्या होती है? बेसिकली जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होते हैं ना आपके प्लांट्स में, वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, दे आर इनडाइजेस्टिबल सोर्स ऑफ प्लांट। तो आप उसे खाते तो हो पर आपकी बॉडी उसको पचा नहीं पाती है, इसलिए आपको फ्रूट्स खा के बड़ी जल्दी भूख लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ओके, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कुछ अमाउंट में आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है, पर जो सेल्यूलोज है वो एज अ रफेज काम करता है, वो एक रफेज की तरह होता है। और इन केस अगर आपको कोई कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम है तो उस केस में वो क्या करता है? एज अ रफेज काम करता है और क्लेंजिंग एजेंट की तरह बाहर आता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में से। तो इस तरह से इट हेल्प्स यू रिलीविंग इन कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो वाइड रेंज में मिलते हैं फूड के, जैसे ब्रेड हो गया, बीन्स होगी, मिल्क हो गया। ज़्यादातर जो हमारे खाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट ही पाए जाते हैं। पॉपकॉर्न हो गया, पोटैटोज, कुकीज़, स्पैगेटी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्न, चेरी पाई एटसेट्रा, इन सब में क्या है आपकी? कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सोर्सेज हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स के, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा। आपको फैट्स प्रोटीन्स के इतने कम मिलेंगे पर कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत ज़्यादा सोर्सेज मिलेंगे। तो जो मोस्ट कॉमन सोर्स है इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है शुगर, फाइबर एंड स्टार्चेस। तो ये 3 फॉर्म्स में ये इन सभी खानों में अवेलेबल होता है टू अस। ओके, सो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो होता है शुगर, और शुगर में से आपके मेनली आ जाती है ग्लूकोज। ओके, सो एक तरह का इसमें क्या होता है, जो कार्बन एटम्स हैं वो लिंक हो जाते हैं एक चेन में। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, तो इस तरह से आपके जो कार्बन एटम्स हैं वो एक के बाद एक लिंक होना शुरू हो जाते हैं लाइक दिस, और आगे इनके रिमेनिंग H पार्ट्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं इनके साथ। तो इट एक्ट्स एज अ चेन, ये एक चेन की तरह बिहेव करते हैं जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो आगे हैं हमारे पास लिपिड्स। हम आगे लिपिड्स की बात करते हैं। तो लिपिड्स जो हैं इनको कैसे डिफाइन किया जाता है? दे आर डिफाइंड एज फैट, ऑयल एंड वैक्स। इनको ये 3 चीज़ों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये अल्कोहल में तो डिसॉल्व हो जाते हैं पर पानी में नहीं, और साथ ही साथ इसके अंदर होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट हैव फार लेस ऑक्सीजन प्रोपोर्शनल देन कार्बोहाइड्रेट। पर कार्बोहाइड्रेट के कंपैरेटिवली इसमें जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी कम रहती है। साथ ही साथ जो लिपिड हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए।
अगर आप बात करें टुगेदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, तो जो लिपिड्स होते हैं वो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल का। मतलब कि जो प्लांट और एनिमल सेल है वो मेनली किससे बने हुए हैं? लिपिड से। और साथ ही साथ जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, ये सब लिपिड्स हैं। और जो लिपिड्स हैं दे आर इजीली स्टोर्ड इन द बॉडी। ये बॉडी में बड़े आराम से स्टोर होते हैं। जो आपका एक्स्ट्रा फूड होता है वो लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको आप फैट भी बोल सकते हो बॉडी की। इसलिए हम ज़्यादा खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं। दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल। ये एक फ्यूल की तरह भी सर्व करता है आपको। जब आपकी बॉडी में आप खाना नहीं खा रहे हो इन केस, तो तब क्या होता है, ये जो लिपिड्स हैं दे स्टार्ट ब्रेकिंग अप। ये ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाने शुरू करते हैं, जो आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और आप इसको इस्तेमाल कर लेते हो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये अनब्रांच्ड यूनिट्स के बने हुए हैं, जिनका नाम होता है अमाइनो एसिड्स। ओके, जैसे हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है उसी तरह से ये अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं। एंड दे आर कंसिडर्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी का। ठीक है। अब कहते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। एक बार आपका प्रोटीन ख़राब हो गया इनकेस बॉडी के अंदर, जैसे ये भी डैमेज होते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं, तो ये जो प्रोटीन है, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, उन सबको रिलीज़ कर देता है। आपकी जो बॉडी है फिर से इन अमाइनो एसिड्स को यूज़ कर लेती है। अब कहते हैं मसल्स, बोन्स, ब्लड, बॉडी ऑर्गन, इन सबको मेंटेन करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। और इसलिए आप कैसी चीज़ें खाते हैं, जैसे बीफ हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स लाइक ब्लैक बीन्स एटसेट्रा। तो ये सब आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए खाते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स। अब जो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये हमारे खाने में ही पाई जाती है जो हम खा रहे हैं। ठीक है। जैसे विटामिन सी हो गया आपका। विटामिन सी आपको कहाँ से मिलता है? ऑरेंजेस से, लेमन से, जो आप खाते हो, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सब से। अब हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्किंग के लिए इन दोनों की रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स की भी, विटामिन की भी। ओके। अब वो बात करते हैं कि जो विटामिन हैं वो किस वर्ड से आते हैं? वाइटल एंड अमीन। वाइटल एंड अमीन वर्ड से आते हैं आपके विटामिन। मतलब ये ऐसे अमीन्स हैं दैट आर वाइटल। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। ओके। पर सारे के सारे आपके जितने भी विटामिन होते हैं दे आर ऑल नॉट अमीन। सारे के सारे अमीन्स नहीं होते हैं, पर ये आपकी डाइट का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है और काफ़ी ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है आपकी डाइट में, और आपको ये छोटी अमाउंट में, थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए। ओके। और हर विटामिन का एक स्पेसिफिक रोल होता है टू प्ले। फॉर एग्जांपल जैसे विटामिन डी हो गया, ठीक है, वो क्या करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। देन विटामिन ए हमें कैरेट से मिलता है। विटामिन सी जो होता है ऑरेंजेस से मिलता है। जो बी विटामिन होता है वो हमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। ये प्रोटीन और एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से इसके काफ़ी सारे यूजेस आप में पाए जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो मिनरल्स हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ओरिजिनेट हुए हैं विद इन द अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये अर्थ पे प्रेजेंट है। जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो प्रोटीन्स है, बॉडी खुद बना सकती है। विटामिन भी खुद बॉडी बना सकती है, पर जो मिनरल्स हैं वो बॉडी खुद बना नहीं सकती है। तो मतलब ये जो आपको मिनरल्स हैं ये आपको आउटसाइड ही मिलेंगे, या तो प्लांट से मिलेंगे, या तो वाटर से, या तो सॉइल से। तो इन सब चीज़ों से आपको ये चीज़ें मिलती हैं। ओके। अब जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। सॉरी, मिनरल्स। तो ये जो मिनरल्स हैं आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। मिनरल्स जैसे आयरन हो गया, वो एक की एलिमेंट है किसी भी मेटाबॉलिज्म में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज ये हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, जो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिए ज़रूरी है ब्लड की। नेक्स्ट इज कैल्शियम आता है। अब जो कैल्शियम है सबसे कॉमन मिनरल है जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैल्शियम है इट इज़ गुड फॉर आवर बोन्स। हमारी बोन्स कैल्शियम की नहीं बनी होती, रेदर देन दैट दे आर मेड अप ऑफ पोटेशियम। तो आप सोचेंगे कि कैल्शियम कैल्शियम क्यों बोलते हैं, कि आपको कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम बेसिकली आपकी जो मसल्स है उसकी कोई फंक्शनिंग होती है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो इसलिए आपकी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसलिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑफ योर लाइफ, मिनरल फॉर योर बॉडी। और ये आपको मिलता है ज़्यादातर दूध से एंड अदर सोर्सेज जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब चीज़ों से आपको ये चीज़ मिलती है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में क्या आ जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन में सीरियल्स ग्रो किए जाते थे, वाइट में मिल्क, ब्लू में फिश, ग्रे में फर्टिलाइजर्स, रेड रेवोल्यूशन में आपका मीट, टोमेटोज हो गए, गोल्डन में हॉर्टिकल्चर में आपके फ्लावर्स की बात की जाती है, पिंक रेवोल्यूशन में प्रॉन बेसिकली इसका जो हिंदी में नाम बोलते हैं इसको झींगा बोलते हैं, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ सी फूड। ठीक है। ये बड़ा फेमस सी फूड माना जाता है। ये काफ़ी छोटा छोटा होता है और ये काफ़ी महंगा भी बिकता है। देन सिल्वर रेवोल्यूशन, इसमें एग्स और चिकन आ गए। येलो रेवोल्यूशन में ऑयल सीड्स आ गए।
देन कम्स राउंड रेवोल्यूशन में आपका पोटैटो आ गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं उसको 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं फॉर परफेक्ट ग्रोथ, और साथ ही साथ जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एग्जिस्ट एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ सेल मेंटेन। अब ये क्या करते हैं, ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए वो क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बन जाते हैं सेल का, उसकी सेल की ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ एंजाइम रिएक्शन एनर्जी फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं इन एंजाइम रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 नेचुरल अकरिंग न्यूट्रिएंट्स हैं जो 94% टोटल ड्राई वेट बनाते हैं किसी भी प्लांट का। ओके तो जो मेजर इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट्स, तो ये सभी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं जो 94% आपके प्लांट का वेट बना रहे हैं। ओके तो इस तरह से नेक्स्ट आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये इसके अलावा 3 मेजर इंपॉर्टेंट आपके न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट को चाहिए होते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ, और ये इनको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अब जो नाइट्रोजन है वो एसेंशियल किसके लिए है, वो अमाइनो एसिड बनाने के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी, एंजाइम्स और साथ ही साथ नॉन प्रोटीनियस कंपाउंड्स, ये एक लिमिटिंग फैक्टर है। जब ये लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कम हो जाती है और जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ उसकी रुक जाती है, ठीक है। और क्लोरोसिस एक तरह की डिसीज़ होती है विद इन योर प्लांट्स। ओके नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। अब जो फॉस्फोरस है वो जो मेन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट वो किसका है, एनर्जी का, न्यूक्लिक एसिड का, फॉस्फोलिपिड्स का, फॉस्फेटाइड्स का। अब जो आपका एडीपी और एटीपी है दीज आर योर एनर्जी फॉर्म्स, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, इसको बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और न्यूक्लिक एसिड ये आपका डीएनए बनाता है और आरएनए बनाता है। फॉस्फोलिपिड आपकी सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है और फैटिडाइड्स ये भी एक तरह के आपके न्यूक्लिक एसिड का ही काम करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको फॉस्फोरस की वजह से मिलती हैं। अगर फॉस्फोरस ही नहीं होगी तो आपका जो प्लांट है उसकी जो रूट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर ये प्रेजेंट होगा तो रूट काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी। सो दिस इज़ द रीज़न, ये इंपॉर्टेंट है। देन कम्स पोटेशियम। पोटेशियम भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए बाय मेंटेनिंग द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये इस परमिएबिलिटी मेंटेन करता है किसी भी सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब जो आपका अंदर साइटोप्लाज्म है उसको हाइड्रेट रखता है, मतलब उसको फिल्ड विद वाटर रखता है, जितना अमाउंट में उसको पानी चाहिए उसको देता है। और साथ ही साथ ये प्लांट को बचाता है फंगल और बैक्टीरियल डिसीजेज से भी। सो इस तरह से आपका पोटेशियम इज़ इंपॉर्टेंट। देन कम कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, तो ये सेकेंडरी। इसके बाद आते हैं न्यूट्रिएंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं और ये कंपैरेटिवली छोटी सी अमाउंट में, थोड़ी अमाउंट में आपको चाहिए होते हैं। एंड साथ ही साथ जो कैल्शियम है वो सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है, एक तरह से कुछ प्लांट एंजाइम्स को एक्टिवेट भी करता है और साथ ही साथ ये स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है, ये उसका पार्ट है, एक उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये कैटालिटिक रोल प्ले करता है, एक्टिवेट करता है कुछ एंजाइम्स को। और साथ ही साथ ये ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, मेटाबोलाइज मतलब तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का आगे जो भी बनाना है प्लांट में वो बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट सल्फर। अब जो सल्फर है ये क्या करता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स को बनाता है और साथ ही साथ कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिव करता है। एंड साथ ही साथ ये ऑयल कंटेंट बढ़ा देता है जो भी ऑयल वाले प्लांट्स होते हैं ना उनमें। नेक्स्ट इज आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सारे जो हैं इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्योंकि ये बहुत 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 कम अमाउंट में बॉडी को प्लांट को चाहिए होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है या फिर ट्रेस एलिमेंट्स। ओके नेक्स्ट इज बोरॉन। बोरॉन जो है आपको किस चीज़ में हेल्प करती है, ये क्या करती है, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वेट ठीक है, इनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हम पॉलीसेकेराइड बोल देते हैं। इसमें आ जाती है आपकी स्टार्च, सेल्यूलोज एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ओके आगे क्या आ जाता है, अब कहते हैं जो आपका आयरन है वो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम एक तरह से पार्ट है, इसको CYT इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका काम मतलब आपको अभी नहीं समझ आएगा तो आप कीप रिमेंबरिंग इट्स नेम।
सो ये सब था। और आगे हम बात करते हैं इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। अगर ये न्यूट्रिएंट्स कम हो तो डेफिशिएंसी की सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब कि जो सिम्टम्स है, जो बीमारी के सिम्टम हैं वो क्या होंगे, माल न्यूट्रिशन के। यू कैन से माल न्यूट्रिशन। सो नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन नहीं है तो जो लीव्स हैं वो छोटे हो जाएंगे, लाइट ग्रीन हो जाएंगे। जो लोअर लीव्स हैं वो लाइटर होंगे अपर वन से, और साथ ही साथ नॉट मच लीफ ड्रॉप, और ज़्यादातर जो लीव्स हैं वो नीचे गिरेंगे नहीं, और वीक स्टॉक्स हो जाएंगी इनकी। फॉस्फोरस की वजह से डार्क ग्रीन फॉलिएज होगी, ठीक है। डार्क ग्रीन फॉलिएज का मतलब होता है जैसे आपकी एक ही ऐसी डंडी होती है और उसके अराउंड कितने सारे ये लीव्स लगे होते हैं। ये फ्लावर्स की पेटल्स नहीं है, ये सारे लीव्स लगे होते हैं। और आपको जैसे बे लीफ हो गया, बे लीफ आप तेजपात को भी बोल सकते हो, तो वो भी इसी तरह से अरेंज होता है, तो आप उसको देख सकते हो, उसकी ये पिक। और साथ ही साथ जो लोअर लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं बिटवीन द वेन्स। वेन्स मतलब जहाँ से, जैसे ये तरह ये आपका लीफ था, ठीक है, तो ये होगी उसकी वेन। तो ये जो वेन है इसकी, ये भी येलो पड़नी शुरू हो जाती है, पर्पल कलर होना शुरू हो जाता है लीव्स का। पेटियोल्स, जो आपकी पेटल्स होते हैं उसको पेटियोल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जो लोअर पोटेशियम की वजह से जो लोअर लीव्स है दे बिकम मोल्टेड, डेड एरियाज आ जाते हैं टिप्स के आसपास, मार्जिन्स पे लीव्स की। जो येलोइंग होती है लीव की वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। मार्जिन, मार्जिन मतलब ये, इसको मार्जिन बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज मार्जिन, ये कॉर्नर्स यू कैन से, ओके। तो कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये फिर साइडों से होते होते सेंटर में पहुंच जाती है येलो कलर उसका। देन कम्स कैल्शियम, कैल्शियम में क्या आ जाता है, जो टिप होती है शूट की वो डाई हो जाती है, मतलब ऊपर से ग्रो करने बंद कर देते हैं प्लांट। तो जो यंग लीव्स आने थे वो बेचारे पहले मर जाते हैं, एंड जो आपकी टिप होती है लीव्स की वो हुक्ड होनी शुरू हो जाती है, मतलब नीचे की ओर मुरझाने शुरू हो जाते हैं इस तरह से, इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्राइट लाइक दिस, ओके। तो ये इस तरह से बेचारे मुरझाए मुरझाए नजर आते हैं। देन इज मैग्नीशियम, अब जो मैग्नीशियम है इसमें जो लोअर लीव्स हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं बिटवीन द वेन्स, और साथ ही साथ जो आपके लीव मार्जिन्स हैं वो कर्ल हो जाते हैं। कर्ल अप मतलब लीव के जो मार्जिन है इस तरह से ना कि कर्ल होने शुरू हो जाते हैं जो आपके लीव्स होते हैं। दिस वॉज योर लीफ, तो इस तरह से वो कर्ल होना शुरू हो जाएगा अपने अंदर ही। तो नेक्स्ट सल्फर, सल्फर के केस में हो जाता है जो टिप है वो जिंदा रहती है, पर जो लाइट ग्रीन अपर लीव्स हैं, लीफ वेन्स हैं, ये सारी की सारी क्या होनी शुरू हो जाती है, लाइट होनी शुरू हो जाती है, येलोइश शेड में आनी शुरू हो जाती हैं। आगे क्या, आयरन की वजह से क्या होगा कि जो आपकी टिप है शूट की वो तो जिंदा रहेगी, पर जो न्यू अपर लीव्स आएंगे वो येलो होते जाएंगे, और बिटवीन द वेन्स, वेन्स के बीच में, एजेस पे और टिप्स पे, और साथ ही साथ जो लीव्स हैं वो इसके बाद मर जाएगा। देन कम्स मैंगनीज की वजह से क्या हो जाता है, जो टिप होती है शूट की वो लाइव तो रहती है, पर जो न्यू अपर लीव्स होते हैं वो डेड आते हैं, उनके ऊपर डेड स्पॉट्स होते हैं उनकी पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर, और जो लीफ है वो नेटेड सा होता है, जाले जालेदार सा होता है, एंड साथ ही साथ बिकॉज ऑफ स्मॉल वेन्स रिमेनिंग ग्रीन, और जो छोटी छोटी वेन्स वो ग्रीन ही रहती हैं, पर जो पूरा लीव है वो येलो हो जाता है। देन कम्स बोरोन, बोरोन में क्या हो जाता है, जो टिप होती है शूट की वो मर जाती है, जो स्टेम्स और पेटियोल्स होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाते हैं, ब्रेकेबल। देन कम्स टाइप्स ऑफ क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप में क्या आ जाता है आपके पास वो देखेंगे हम। सबसे पहले तो जो कल्टीवेशन है डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स की, डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स कौन से होते हैं, जो हमारे लिविंग के लिए, हमारे जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम ऐसे प्लांट्स को एक जगह पे एक कंबाइंड वे में लगा रहे हैं तो उसको बोल देते हैं कल्टीवेशन, तो उनको बोलते हैं डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स। जैसे आपकी वीट होगी, इट इज डोमेस्टिकेटेड प्लांट, जो आपने खुद लगाया वो डोमेस्टिकेटेड हो गया, जो आपको नेचर से बाहर से मिल रहा है, जो किसी ने नहीं उगाया है, तो दैट इज़ अ वाइल्ड प्लांट, ओके। सो इनको हम बोल देते हैं क्रॉप। जो ब्रांच होती है जो क्रॉप्स के साथ डील करती है उसको बोल देते हैं एग्रीकल्चर। अब जो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जो फर्दर ऑर्नामेंटल एंड फ्रूट प्लांट्स के साथ डील करती है उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ऑर्नामेंटल में आ जाते हैं आपके फ्लावर्स, जितने भी ऑर्किड्स हो गए, जितने भी फ्लावर्स, जितने टाइप के भी फ्लावर्स, वो सारे के सारे ऑर्नामेंटल हैं। खारिफ क्रॉप दो तरह की होती है बेसिकली। खारिफ क्रॉप जो होती है वो बिगनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, ओके, जो मानसून जब आपका स्टार्ट होता है जून टू जुलाई तब इसको लगाया जाता है, और इसकी जो हार्वेस्टिंग पीरियड आता है वो सितंबर टू अक्टूबर में आता है। एट द एंड ऑफ द मानसून सच एज जैसे राइस हो गया, मेज़ हो गया, मिलेट होगी, सब इसी तरह से लगाई जाती हैं, ओके। जो रबी क्रॉप है उसमें क्या हो जाता है कि ये जो क्रॉप्स हैं ये विंटर की क्रॉप्स हैं। तो रबी क्रॉप्स क्या करती हैं, इनको आप विंटर में जैसे अक्टूबर टू दिसंबर के मौसम में आप इसको बीज देते हो, और हार्वेस्ट कब किया जाता है, मार्च और अप्रैल में। और जैसे आपकी वीट होगी, पोटैटो होगी, ग्राम, मस्टर्ड, बार्ले एटसेट्रा, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है,
प्लांट को ग्रो करना, क्रॉप को ग्रो करना एक फील्ड में, ताकि उससे आप खाना ले सके, उसको हम एग्रीकल्चर बोल देते हैं। काफ़ी सारे जो टास्क होते हैं वो परफॉर्म करते हैं फार्मर्स बिफोर सोइंग ऑफ अ क्रॉप, और अगर ये वो सारे टास्क नहीं करते हैं तो आपको एक अच्छी फसल नहीं मिल पाती है। तो इसको हम बोल देते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, ओके, उसके बाद उसको सोइंग की जाती है, उसके बीच में जैसे कहना चाहिए ना हल मारा जाता है ताकि उसमें जगह बन जाए। फिर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स आ गई, ठीक है। यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र और मैन्योर डाले जाते हैं ताकि आपकी फसल और अच्छी क्वालिटी की हो। वीडिंग में क्या हो जाता है कि अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं आपकी फसल के साथ। तो वीडिंग तो एक ऑर्गेनिक में क्या किया जाता है कि उसको बार बार बाहर निकाला जाता है। तो जो दूसरी होती है, जैसे आप इनऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो जिसमें आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, तो आप उस केस में वीडीसाइड डाल देते हो। वीडीसाइड क्या काम करता है, आपके प्लांट को तो कुछ नहीं बोलते हैं, पर ये जो वीड्स होते हैं, ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ये इनको खा जाते हैं, ओके। देन इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। अब प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप किससे, जैसे रोडेंट्स हो गए, रोडेंट जैसे आपके आ गई, जैसे आपके चूहे हो गए, टर्माइट्स हो गई, बाकी एनिमल्स आ गए जैसे जंगली जानवर, तो इन सब से प्रोटेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्रॉप की, नहीं तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। देन कम्स हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का सीज़न आता है जब आप अपनी फसल को लेते हो और फिर आप स्टोरेज ऑफ फ्रूट ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स जो आपने ग्रेन्स लिए हैं क्रॉप से, फिर आप उसको अपने पास स्टोर रखते हो और फिर बेचने जाते हो। तो सॉइल प्रिपरेशन है सबसे पहले हमारे पास। सॉइल प्रिपरेशन में करते क्या है, सॉइल प्रिपरेशन सबसे पहला स्टेप है किसी भी फसल को ग्रो करने से पहले। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो सॉइल है वो हेल्दी प्रोड्यूस दे सके, और साथ ही साथ इस केस में जो आपकी सॉइल है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है सॉइल से, ओके। तो इसको प्रिपेयर किया जाता है फॉर सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स को बीजने के लिए। प्लोइंग सबसे पहले आता है, फिर आता है आपका लेवलिंग, फिर मैन्योरिंग। सो सबसे पहले प्लोइंग की बात करते हैं। प्लोइंग में क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप सॉइल को लूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। प्लोइंग की हेल्प से मतलब कि आप जैसे हल चलाते हैं उसको आप कह सकते हैं, ताकि आपकी सॉइल लूज़ पड़ जाए। अब आपको प्लो की भी डेफिनेशन दी गई है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो प्लो है वो एक तरह का मेन इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी जो सॉइल है उसको लूज़ करने में हेल्प करता है। जो इसका अपर शाफ्ट, इसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट, इसको इसका हैंडल बोलते हैं, इसको कहते हैं बीम, और ये पूरा आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, आपकी पूरी की पूरी प्लो का। देन कम्स होल एक तरह का आपका ब्लेडेड टूल होता है जो जिसकी काफ़ी लॉन्ग रोड्स होती हैं वुड की या फिर आयरन की, जो उसका एक एंड होता है वो स्ट्रॉन्ग ब्लेड होता है, और दूसरी तरफ एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन, इसके अंदर बेंट प्लेट्स होती हैं आयरन की ब्लेड की तरह, और जो दूसरा एंड होता है वो एक बीम के साथ, मतलब कि जैसे वो आप बैल के पीछे हल बांध देते हो ना, वो होता है। तो एक ये इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल करते हो बोलते हैं इसको। देन कम्स कल्टीवेटर में क्या आ जाता है, ये मॉडर्न टेक्निक है जिसमें आप ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हो, और इससे आप आराम से अपने प्लोइंग का काम कर सकते हो। ये लेबर काफ़ी बचा देता है, ये टाइम काफ़ी बचाता है प्लोइंग के दौरान। उसके बाद ही आपकी प्रोसेस लेवलिंग की। लेवलिंग में क्या आ जाता है, लेवलिंग होती है प्लोइंग के बाद। अब जितनी भी आपकी जो फील्ड है उसको लेवल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेवलर की हेल्प से आप इसको लेवल करते हो, क्योंकि जो सॉइल है वो काफ़ी लूज़ होती है, सो इट इज़ लायबल टू बी कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो विंड है लूज़ होने की आपकी सॉइल लूज़ होने की वजह से विंड के साथ उड़ के जा सकती है आगे, तो इसलिए ये काम करना ज़रूरी होता है। ये फर्टाइल लेयर को इरोजन से बचाता है ड्यू टू रेन या फिर आपकी स्ट्रॉन्ग विंड्स। साथ ही साथ ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है आपकी वाटर की, एंड मोर ओवर ये लॉस ऑफ मॉइस्चर भी नहीं होने देता आपकी सॉइल से। नेक्स्ट इज मैन्योरिंग में आप क्या करते हो, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हो, और फर्टिलाइजर ऐड करना काफ़ी ज़रूरी होता है टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कैपेसिटी ऑफ योर सॉइल। देन कम्स सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग। अब सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सॉइल में क्या आ जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है आपकी कल्टीवेशन में। जो क्वालिटी होती है सीड्स की शुड ऑलवेज बी गुड सो दैट वी मे गेट बेटर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। अब आपकी जो क्वालिटी है सीड्स की, सबसे पहले तो आप उसको सिलेक्ट करते हैं। आपकी जो क्वालिटी है सीड की वो सुपीरियर होनी चाहिए। अगर आप बेकार क्वालिटी का सीड लगा देंगे तो आपकी फसल और भी ख़राब आएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ काफ़ी महंगी पड़ सकती है। सो नेक्स्ट इज वी शुड सेलेक्ट होल सीड एंड ब्रोकन और क्रश्ड सीड्स, ये अवॉइड करने चाहिए। साथ ही साथ जो सोइंग की क्वालिटी है, जो सोइंग क्वालिटी है सीड्स की वो काफ़ी हाई होनी चाहिए। जो उसकी जर्मिनेटिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी हाई होनी चाहिए, इन्फेक्शन उसको कोई ना लगती हो। साथ ही साथ और जो सीड्स हैं उसको पुरानी सीड्स के साथ आपको नहीं मिक्स करना चाहिए, और ये डिसीज़ रेजिस्टेंट होनी चाहिए, इसमें कोई डिसीज़ ना लगे। और साथ ही साथ जो सीड्स हैं
वो आप एक अच्छी सीड एजेंसी से खरीदिए। अब जो इंडिया में जो सेंट्रल सीड कमेटी है वो क्या करती है, जो सर्टिफिकेट देती है हर सीड को गुड क्वालिटी का और प्योरिटी का, ठीक है। तो आपको ये सर्टिफाइड सीड ही खरीदना चाहिए। और 2 मेथड्स होते हैं बीजने के, सीड्स लगाने के, दैट इज़ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में आप क्या करते हैं, जो वीट, मेज़ होगी, पैडी होगी, इन सबको इसी तरीके से आप सो करते हो। तो आप क्या करते हो, हर जगह आप इसके दाने जो है उसको स्प्रिंकल करना शुरू कर देते हो, ओके, आगे पीछे हर जगह। देन इज़ सीड ड्रिलिंग। आप सीड ड्रिलिंग में क्या करते हो, जैसे सोइंग ऑफ सीड्स इज डन इन लाइन्स बाय सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल की जो प्रोसेस के थ्रू जो आप एक एक लाइन में जो सीड लगाते हो उसको ड्रिलिंग बोलते हैं, सीड ड्रिलिंग। साथ ही साथ 2 तरह की होती है सीड ड्रिल, एक ऑटोमेटिक, एक होती है हैंड ऑपरेटेड। तो जो सीड ड्रिल होती है वो लॉन्ग मेटल ट्यूब की तरह होती है जिसके पास फिंगर्स होती हैं, फनल होती है टॉप के ऊपर। तो ये क्या करती है, सीड्स लगाने में काम करती है। तो ये तो होगी आपकी ऑटोमेटिक, मतलब आप ये बारी बारी करके आप इसके एक जाके सीड लगा के आते हो विद इन द लाइन, दैट इज नोन एज सीड ड्रिलिंग। नेक्स्ट इज इरिगेशन। अब एक बारी आपकी फसल एक बारी आपने सीड्स लगा दिए तो नेक्स्ट इज इरिगेशन। अब इरिगेशन और भी ज़रूरी है। अगर आपने प्रॉपर इरिगेशन नहीं दी अपने प्लांट्स को तो वो वैसे ही मर जाएंगे आदि। तो इरिगेशन का मतलब होता है फसलों को पानी लगाना, जो आपने प्लांट्स लगाए हैं उनको प्रॉपर पानी देना, ठीक है। तो मेथड्स क्या होते हैं, फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन एक तरह का ऐसा मेथड है जिसमें आपकी जो लैंड है वो फ्लैट होती है और लेवल्ड होती है, और साथ ही साथ जो वाटर है जो कैनाल से, पंप से जो भी एक्स्ट्रा निकलता है ना, वो डायरेक्टली आपकी फसल में जाके मिल जाता है। एक होती है बेसिन इरिगेशन, जैसे पंपकिन और स्वीट गॉड हो गया, ठीक है। ये सब जो हैं इसको क्या किया जाता है, इस मेथड के थ्रू इसकी इरिगेशन होती है। देन कम्स जो रिंग या फिर फ्लैट बेसिन होती है is made around the plant and number of plants are connected with a ditch passing through the rows of the plant and the soil around the plant is wet with water, not the entire soil or the land. अब क्या किया जाता है, एक तरह से ना एक रॉ लगा दी जाती है आपके पाइप्स की, जो ऐसे ये रॉज में अवेलेबल होते हैं। तो रिंग या फिर एक फ्लैट बेसिन की तरह होता है। वो क्या करता है, जौन से प्लांट से सिर्फ वहीं पे जाके पानी देता है, ठीक है। मतलब आपकी पूरी की पूरी इंटायर सॉइल गीली नहीं हो जाती है, सिर्फ जो स्पेसिफिक प्लांट वाली जगह है वहीं पे प्लांट को पानी मिल जाता है। नेक्स्ट इज फरो इरिगेशन। जैसे आपको पोटैटो हो गया, रेडिश हो गया, कॉटन, शुगर केन, ये सारी जो क्रॉप्स होती हैं इनको फरो मेथड से इरिगेट किया जाता है। अब जो 2 रिजेस होती हैं, जो टॉप होती है रिजेस की, वो उसको डायरेक्टली आप सप्लाई नहीं कर पाते पानी के साथ, सिर्फ आप इसकी जो रूट्स है उसी को सप्लाई करते हो। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, जो ये सबसे चीप और लेस एफिशिएंट मेथड माना जाता है। जैसे आपका हो गया पुली सिस्टम के थ्रू, देखली हो गया, राहत हो गया, चेन पंप हो गया, इन सब के थ्रू आप क्या करते थे, अपनी फसल को, क्रॉप्स को इरिगेट करते थे। देन स्प्रिंकलर इरिगेशन। आप क्या करते हो, इसमें फाउंटेन्स लगा देते हो। तो फाउंटेन्स क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेन की तरह हर जगह पानी मारते हैं। नेक्स्ट इज लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन में क्या हो जाता है, जो वाटर है उसको लिफ्ट किया जाता है, अंडरग्राउंड से नीचे से निकाला जाता है और फिर फसलों पे डाला जाता है। नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में आपका क्या आ जाता है, जो आपकी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं वो डालते हैं आप अपनी सॉइल के ऊपर बाय मैकेनिकल मेथड्स। नेक्स्ट इज मैन्योरिंग। मैन्योरिंग में क्या करते हैं, आप मैन्योर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं ताकि जो डिक्रीज फर्टिलिटी है आपकी सॉइल की उसको इंक्रीज़ किया जा सके और ज़्यादा अच्छी आपके पास क्रॉप आ जाए। तो नेचुरल मेथड क्या है, फील्ड फैलो। फील्ड फैलो में क्या हो जाता है, ये एक से ज़्यादा सीज़न में, तो ये आपको एक बारी करने की ज़रूरत पड़ती है और यूजली जो आपकी लैंड है 1 या फिर फॉर मोर सीजन ये फ्री रहती है। जो डेड बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब डीकम्पोज करते हैं और इसको रिटर्न बैक कर देते हैं सॉइल को। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। इस तरह से काफ़ी मैन्योर ऐड कर देता है, मतलब जो डेड बॉडीज़ हैं प्लांट्स एनिमल्स के वो बीच में डालते जाइए। तो ये एक तरह की ये नेचुरल मेथड होगा मैन्योर का। देन मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, एक से ज़्यादा फसल आप लगाते रहते हो। मतलब कि आप अपनी लैंड पे जैसे पहले एक टाइम आपने कॉलीफ्लावर लगा लिया, फिर शिमला मिर्च लगा ली, फिर वीट लगा ली, तो आप क्या करें, रोटेशन करते जा रहे हो। तो इसकी वजह से भी काफ़ी आपकी जो सॉइल है वो फर्टाइल बनी रहती है। तो ये काफ़ी एक तरह से ये नेचुरल मेथड है टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। देन इज कंपोस्ट मैन्योर। कंपोस्ट मैन्योर में आप क्या करते हैं, जैसे वुड की ऐश होगी, कैटल डंग हो गई, ये सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक गड्ढे में डालते हो सॉइल में और उसको कवर कर देते हो 3 to 5 मंथ्स के लिए और एक कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक नेचुरल मेथड माना जाता है।
नेक्स्ट इज ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में आप ट्रीज, फॉरेस्ट, प्लांट्स ये सब चीज़ें डालते हो जो वेस्ट होते हैं और उसको मैन्योर में कन्वर्ट करते हो, तो इसको हम बोल देते हैं ग्रीन मैन्योर। दैन इज फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर में आप क्या करते हैं, जैसे कैटल का एक्सक्रीटा हो गया, कैटल डंग हो गया, यूरिन हो गया, आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक गड्ढे में डालते हो और उसको कन्वर्ट कर देते हो इन द मैन्योर। तो इस पर जो मेन बैक्टीरियाज काम करते हैं वो क्या है, जो माइक्रोराइजा है वो एक तरह से ना जो रूट होती हैं कुछ ट्रीज़ की, उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। ठीक है, ये एक तरह की फंगस होती है और इस मेथड में ये क्या करती है, फंगस ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, सॉइल से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है टू द ट्री और ट्रीज़ को खाना देता है। ओके, वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट बेसिकली एक तरह से आप मैन्योर बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म, उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोल देते हैं और ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में हमारा डिफरेंस बेसिक क्या है वो पढ़ेंगे। जो आपकी मैन्योर होती है वो एक तरह का नेचुरल सब्सटेंस है, जबकि जो आपका फर्टिलाइज़र वो आर्टिफिशियल सब्सटेंस है और इसमें असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं काफ़ी कम अमाउंट में, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा रिच अमाउंट में आपके न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इज ये क्या करते हैं, ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, पर ये जो फर्टिलाइज़र है डज नॉट ऐड एनी टाइप ऑफ ह्यूमस, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं ऐड करते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऐड किया जाता है। अब जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं मैन्योर में, वो जो क्रॉप की प्लांट्स होती है वो स्लोली अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, बिकॉज जो मैन्योर है इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, दे आर रेडली अवेलेबल टू द क्रॉप प्लांट्स और वो एकदम अब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें काम करती हैं। नेक्स्ट साथ ही साथ जो मैन्योर है वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होती, उसमें मिक्स से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि आप फर्टिलाइजर में एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन अकेला डाल सकते हैं, फॉस्फोरस या फिर पोटेशियम आप अकेले के लिए भी डाल सकते हैं। देन जो आपके मैन्योर होती है वो काफ़ी इनकन्वीनियंट होती है टू स्टोर। आप मैन्योर को एक बार आपने बना ली तो आपको सॉइल में डालनी पड़ती है, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हो। पर फर्टिलाइज़र को आप जब तक चाहे तब तक स्टोर करके रख सकते हो। तो जो मैन्योर है वो काफ़ी चीप है, वो घर पे ही प्रिपेयर कर ली जाती है, पर जो फर्टिलाइज़र वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है और ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है। तो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो गुड सोर्स होते हैं आपके प्लांट न्यूट्रिएंट्स का, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है कमर्शियली बाय केमिकल्स, और साथ ही साथ जो इनमें हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मैन्योर्स एंड आर देयर फॉर यूज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, और इसको काफ़ी छोटी क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। जो फर्टिलाइजर्स हैं आपके काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, इसमें आ जाता है आपका यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब के सब नाइट्रोजन ऐड करते हैं टू योर सॉइल। नेक्स्ट इज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्या होते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी फॉस्फोरस ऐड करते हैं टू योर सॉइल। पोटेशियम वाले पोटेशियम ऐड करते हैं, एंड जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कंबाइंड चीज़ ऐड करते हैं, जैसे नाइट्रोजन और आपकी फॉस्फेट को इकट्ठा ऐड कर दिया, अमोनियम को इकट्ठा ऐड कर दिया, इस तरह से दे आर यूज। देन इज वीडिंग। वीडिंग एक ऐसी प्रोसेस है, ये दो तरह से हो सकती है। नेचुरल जो आपके जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं ना, जो आपने क्रॉप लगाई है उसके साथ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, सारी की सारी जो आपकी नरिशमेंट चाहिए आपके प्लांट को, जो एक्चुअल प्लांट को चाहिए जिसको आप ग्रो करवा रहे हो, वो नरिशमेंट नहीं ले पाता है, ठीक है। तो नरिशमेंट नहीं लेने की वजह से जो आपकी जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स जो उसके पास ग्रो करके वो सारी की सारी नरिशमेंट ले जाते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम दोज प्लांट्स हम क्या करते हैं, या तो उनको नेचुरली रिमूव करना शुरू कर देते हैं, हाथ से निकालना शुरू कर देते हैं, या फिर हम उसके ऊपर डाल देते हैं वीडीसाइड। तो जो वीडीसाइड एक तरह का केमिकल की तरह एक्ट करते हैं, जो वो वाले वीड्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं। देन कम्स आपकी प्रोसेस आती है हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं आप, जो अपनी क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करते हैं, मतलब काटते हैं, अपनी फसल काटते हैं। बेसिकली आप अपनी फसल लेते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम योर प्लांट। ओके, नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग की बात की गई है, ये एक तरह का मेथड है जिसमें आप ग्रेन्स को सेपरेट करते हो स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ का मतलब जो जैसे ये कनक में होता है ना, ऐसे आपके सीड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आप डंडी देख रहे हो लंबी सी, दिस इज़ योर स्ट्रॉ। तो इससे आप सीड्स को अलग करते हो, उसको बोलते हैं हम थ्रेशिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, उसको बीट करते हो अगेंस्ट अ सॉलिड सरफेस, ताकि आपके जो सीड्स हैं वो अलग हो जाएं। नेक्स्ट इज विनोइंग। अब जो ये जो सीड्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, इनको साफ़ किया जाता है आगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम विनोइंग कह देते हैं। देन इज स्टोरेज और गोडाउन्स। स्टोरेज में क्या करते हैं, गोडाउन सॉरी स्टोरेज और गोडाउन में आप क्या करते हैं, जितना भी अपना माल है उसको स्टोर करके रखते हैं, जितने भी आपके ग्रेन्स हैं उन सबको आप स्टोर कर लेते हो।
नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, फिर आपने एक फसल काटी, फिर आप नई फसल लगाते हो, और क्रॉप रोटेशन करके आप दूसरी कोई नई फसल ही लगाते हो, वो वाली अगेन नहीं लगाते हो। तो नेक्स्ट ये 3 तरह से हो सकती है। सिलेक्शन ऑफ सीड, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सीड में आप क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छी सीड नहीं सिलेक्ट की है तो जो आपकी क्वालिटी होगी फसल की, जो आपकी क्रॉप होगी, वो काफ़ी बेकार ग्रो होगी, अच्छी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो हमें इसलिए फिर से वो सेम उन्होंने प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं, होल सीड्स होने चाहिए, सब होना चाहिए। सो जो आपकी क्रॉप रोटेशन है वो उसमें क्या करते हैं, आप नई नई फसल ग्रो करते हैं, मतलब हर साल जैसे, तो आप क्रॉप रोटेशन में क्या करते हो, हर साल या तो आप 1 ईयर रोटेशन कर सकते हो इसमें, या तो 2 ईयर रोटेशन, या फिर 3 ईयर रोटेशन। आप मतलब एक साल आपने एक फसल लगा ली, दूसरे साल दूसरी लगाई, तो मतलब इस तरह से आप एक एक साल के बाद अपनी रोटेशन करते रहते हो। एक होती 2 ईयर रोटेशन। 2 ईयर रोटेशन में आप क्या करते हो, 2 साल के बाद अपनी कोई अलग क्रॉप लगाते हो। फिर 3 ईयर रोटेशन में 3 साल एक क्रॉप लगाई, फिर 3 साल के बाद कोई और क्रॉप लगानी शुरू कर दी। नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन। अब आपको पेस्ट से, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पेस्ट हो गए, इन सब से भी आपको पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है अपनी क्रॉप का। तो उसके लिए आप केमिकल्स इस्तेमाल करते हो, उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो जैसे जो कॉमनली नॉन है वो है गैमेक्सिन, मेलेथियन, डिसिटॉन। तो ये सब जो है कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आप करते हो अपनी क्रॉप को पेस्टिसाइड से बचाने के लिए। तो हमें रोटेशन ऑफ क्रॉप भी करनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ यूज़ करनी चाहिए अपने प्लांट्स की। रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का मतलब ऐसी सीड्स इस्तेमाल करनी चाहिए जिस पे किसी भी डिसीज़ का इफेक्ट होता ही ना हो। साथ ही साथ इसको ऑप्टिमम टाइम ऑफ सेविंग पे ग्रो करना चाहिए, मतलब कि आप इसको पर्टिकुलर टाइम पे ग्रो करें, मतलब जो एग्जैक्ट टाइमिंग है किसी भी क्रॉप का, उस टाइम पे आप अपनी क्रॉप को ग्रो करें। नेक्स्ट इज वी शुड बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। अब हमें पेस्टिसाइड काफ़ी ध्यान से इस्तेमाल करने चाहिए। तो जो नॉन यूजर्स हैं, जिसको नहीं यूज़ करते हैं, और जो चिल्ड्रन हैं, इन सब से हमें दूर रखना चाहिए। आइज़ का कॉन्टेक्ट से दूर रखना चाहिए, स्किन का कॉन्टेक्ट से दूर करना चाहिए, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कर सकता है, इरिटेशन कर सकता है। तो इट इज़ इन शॉर्ट अ क्वाइट हार्मफुल सब्सटेंस। साथ ही साथ अब जो वेजिटेबल्स, जिस फ्रूट्स पे हमने इसको स्प्रे किया है, जिस भी फसल पे इसको स्प्रे किया है, उसको हमें अच्छे से धोना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब जो ग्रेन की स्टोरेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, आपको प्रॉपरली इसको स्टोर करना पड़ता है। जो प्रॉपर स्टोरेज अगर नहीं करेंगे तो आपकी जो आपने ग्रेन्स लिए हैं इतनी मेहनत के बाद, वो उसको ख़राब करने के लिए इंसेक्ट्स काफ़ी सारे आ जाते हैं। अब जो आपके ग्रेन्स है, सीड्स हैं, वो स्पॉइल हो सकते हैं बाय वेरियस एजेंसीज, जैसे एयर के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, जैसे कुछ बायोटिक इंसेक्ट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, बर्ड्स, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब उसको ख़राब कर सकते हैं। एबायोटिक में आपको मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब उसको ख़राब कर सकते हैं। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, इट कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ योर फूड ग्रेन्स। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जो शॉर्ट फॉर्म है, उसकी जो एब्रिविएशन, दैट इज़ IPM। तो I stands for intensive insurance to ecological and environment, profound protection to the field crop, mechanics of profit, pleasures, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इन सब का ये मतलब है, एक तरह की एक अप्रोच है, इकोलॉजिकल अप्रोच है, ताकि पेस्ट की वजह से आपकी जो फसल है अगर वो ख़राब होती है तो आपको उससे बचाया जा सके। नेक्स्ट इज क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में आप क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आप जो प्लांट की ब्रीड्स हैं, जैसे आपकी एक प्लांट की ब्रीड है, उसका जो फ्रूट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब मीठा बहुत ज़्यादा है, पर उसका साइज़ इतना ज़्यादा छोटा है कि आप उसको बेच नहीं सकते हो बाहर। तो जबकि आपका दूसरा जो है प्लांट, उसमें क्या है कि आपने आपकी जो वो वाला प्लांट है उसके ऊपर फ्रूट्स काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं, सुंदर भी काफ़ी हैं, पर उनका टेस्ट अच्छा नहीं है। तो आप क्या करोगे कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू आप इन दोनों को कंबाइन करके एक नई ब्रीड बनाओगे जिसके फ्रूट्स बड़े भी हों, सुंदर भी दिखें और साथ ही साथ मीठे भी काफ़ी हों। तो इस तरह से आप क्रॉप की इंप्रूवमेंट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आप पता क्या करते हो, ये एक मेथड है, ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट में ही आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन में ही आ जाता है। जैसे आपने दो प्लांट की ब्रीड मिला के एक नई ब्रीड बनानी है, तो उस केस में आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर फ्लावर का फीमेल पार्ट लेते हो और दूसरे प्लांट का जो आपका डिजायर्ड प्लांट होता है उसके आप पोलन ग्रेन्स लेते हो, मेल पार्ट लेते हो और उसको स्प्रिंकल कर देते हो आप अपने फीमेल पार्ट के ऊपर। तो इससे क्या हो जाता है, ये हो जाती है आपकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से जो आपका नया प्लांट बनता है वो आपकी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला होता है।
नेक्स्ट इज, अब ये तो होगी प्लांट की बात। प्लांट के बाद आता है आपका जो मिल्क है, वो सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी है, ठीक है। नेक्स्ट टू राइस। अब राइस के बाद ये सबसे बड़ी कॉमोडिटी मानी जाती है एग्रीकल्चर कॉमोडिटी, मतलब ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर द क्रॉप्स। अब क्रॉप के बाद जो सबसे ज़्यादा किसी की खेती फसल की जाती है, मतलब ये खेती तो नहीं हो रही है, जो उसकी फसल आती है मिल्क की आती है इसके बाद। अब काऊ बफेलोस हो गया, इन सब से आपको ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अब इनके पास काफ़ी लॉन्ग प्रोडक्टिव लाइफ होती है, 20 साल तक की, ठीक है। तो ये आपको 20 साल तक दूध दे सकते हैं। तो इनके पास एक सिस्टम होता है जिसमें ये अपनी फीड को मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, फैट होता है आपका, प्रोटीन होता है, सोडियम, पोटेशियम, मिल्क, विटामिन ई, कोलेस्ट्रॉल, ये सब अवेलेबल होता है विद इन योर मिल्क। सो नेक्स्ट इज योर बियॉन्ड थ्योरी में क्या है, जो एग्स हैं कैल्सेरस होते हैं। कैल्सेरस का मतलब होता है इसकी जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैल्सेरस शेल्स। नेक्स्ट इज, आप शेल को क्रैक करते हो और जो आपका एग है वो एक प्लेट में ब्रेक डाउन होकर आ जाता है। उसके अंदर एक येलो पार्ट होता है जिसको हम योक बोलते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वाइट से कलर का, उसको हम क्या बोल देते हैं, वाइट पार्ट ऑफ द एग। नेक्स्ट इज, पुट सम एग्स इन अ कंटेनर कंटेनिंग वार्म हॉट वाटर। कहते हैं अब आप कुछ एग्स लीजिए और उसे डाल दीजिए वार्म वाटर में, एक कंटेनर में, तो वो क्या करेंगे, कुछ बॉटम पे सेटल हो जाएंगे और सम सेटल्ड आर ऑफ दीज सेटल्ड एग्स आर ऑफ गुड क्वालिटी। अब जो एग्स नीचे सेटल हो गए ना, तो ये थे सभी गुड क्वालिटी के, ठीक है। पर जो फ्लोट करेंगे ऊपर वो होंगे आपके स्पॉइल्ड एग्स, जो ख़राब हो चुके हैं, वो सारे एग्स होंगे इसके अंदर। सो ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो स्पॉइल्ड एग्स किसकी वजह से होता है, ड्यू टू सॉफ्ट शेल। जितना ज़्यादा सॉफ्ट शेल होगा उतनी जल्दी वो ख़राब हो जाएंगे, अंदर से मर जाएंगे। नेक्स्ट इज, ऑल द पल्स, जितनी भी पल्सेस हैं आपको सीड से मिलती हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनसे, मतलब कि जो आपके पल्सेस हैं वो क्या है, सीड्स, जो आप खा रहे हैं वो सीड्स हैं। नेक्स्ट इज, टी हो गया, एप्पल हो गया, प्लम्स का मतलब होता है आपका आलू बुखारा, चेरी होगी। तो ये सारी की सारी ये जो हैं वो क्या है, आपकी प्लांटेशन से लगी होती हैं। प्लांटेशन मतलब जैसे टी प्लांटेशन होगी, एप्पल प्लांटेशन होगी, मतलब एक तरह से इसके बाग लगे होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली आपको यही प्लांट्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो सोर्सेज हैं वाटर का इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो क्या है, जैसे पंजाब में आपको कहाँ से मिलता है, बैरी दोआब कनाल, सरहंद कनाल, ट्रिपल कैनाल सिस्टम कनेक्टिंग रिवर्स, जैसे झेलम हो गया, रावी हो गया, चिनाब, ब्यास, सतलुज लिंक कैनाल, इस सब से आपको पंजाब में पानी मिलता है। इस तरह से हरियाणा का भी लिखा गया, जैसे वेस्टर्न जमुना कैनाल हो गया आपका, भाखड़ा कैनाल हो गया, नंगल कैनाल हो गया। उत्तर प्रदेश में आपको मिलता है अपर गंगा कैनाल से, लोअर गंगा कैनाल से, देन इज ईस्टर्न यमुना कैनाल एंड स्मॉल ट्रिब्यूटरीज लाइक आगरा कैनाल हो गया जैसे, एंड बैन गंगा कैनाल। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या मिल रहा है, विद इन उत्तर प्रदेश पानी फॉर इरिगेशन। नेक्स्ट राजस्थान में जैसे गैंग कैनाल हो गया आपका, भाखड़ा कैनाल हो गया, पार्वती कैनाल हो गया, पिचुना कैनाल हो गया, बानस हो गया, भरतपुर हो गया, उर्मिला, चंबल, राजस्थान कैनाल एटसेट्रा। मध्य प्रदेश में आपको क्या मिलता है, मॉनसून से, रिवर से मिल जाता है, टैंक इरिगेशन से मिल जाता है। गुजरात में आपको किससे मिलता है, काकरापारा, रुद्रा माता, औजत, मेजर एंड राजकोट, हाथमती एंड सरदार सरोवर। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र में भी आपको नाम दिया गया, जैसे प्रवारा कैनाल, निरा कैनाल, गोदावरी, गिरनल, ताप्ती कैनाल एटसेट्रा। आंध्र प्रदेश में आपको दिया गया जैसे नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट हो गया आपका, तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट ऑन कृष्णा एंड तुंगाभद्रा रिवर। नेक्स्ट इज कर्नाटका में आपको मिलता है तुंगाभद्रा से, राजोली बंदा से, टुंगा अनिकुत। सो ऑल दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे जो फेमस आपकी जो रिवर के जो आपके मेन इरिगेशन की प्रोसेसेस हैं डिफरेंट जगहों पे, जो मेन इरिगेशन के सोर्सेज हैं वो ये सब थे, ठीक है। नेक्स्ट इज जो लोकस्ट हैं आर बेस्ट एलिमिनेटेड बाय डिस्ट्रॉइंग देयर एग्स, ईच लोकस्ट लेज 6 to 8 eggs इन अ सैंडी सॉइल। अब जो लॉकस्ट हैं वो एक तरह के इंसेक्ट्स हैं, अगर इनको डिस्ट्रॉय करना है तो आप क्या करो, इनके एग्स को डिस्ट्रॉय कर दो। ये 6 to 8 एग्स जो हैं वो एक पैक में ले करते हैं,
सैंडी सॉइल में, तो आप क्या करो, ये जो फील्ड है इसको प्लो करना शुरू कर दो ताकि जो इसके एग्स है वो बाहर आ जाए, और बाहर आते ही इसके ऊपर बॉइलिंग वाटर की वजह से ये ख़राब हो जाए। नेक्स्ट इज DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, सो ये क्या है, एक तरह का पाउडर की तरह ही होता है जो एज अ इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूज़ काफ़ी लिमिटेड कर दिया गया है, ऑलमोस्ट इसको बैन कर दिया गया है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है हम सब के लिए। यूजली ये वॉश अवे नहीं हो पाता है जितनी हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, और ये डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जाके अकोमुलेट हो जाता है, हमारी बॉडी भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। नेक्स्ट जैसे ग्रास होपर हो गए, लॉकस्ट हो गए, ये एक तरह के पेस्ट है आपकी क्रॉप के लिए, बट फूड होता है किसके लिए, बर्ड्स के लिए। नेक्स्ट इज सम सीजनल वेजिटेबल, सीजनल वेजिटेबल जैसे समर में लेडी फिंगर, ब्रिंजल, चिलीज, बीन्स, टोमेटो, ये सब होते हैं। विंटर में कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट, अनियन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, पी, टोमेटो एटसेट्रा। नेक्स्ट इज, ये कहा जाता है कि जो पोटैटो है वॉज फर्स्ट ब्रॉट टू इंडिया बाय सर थॉमस रॉय। थॉमस रॉय टाइम ऑफ जहांगीर के दौरान इसको लाए थे सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। वो सन ऑफ अकबर जो है, जहांगीर एक तरह का जो मुग़ल किंग है और सन है अकबर का, उसकी टाइम पे ये लाए थे पोटैटो को। तो इससे पहले अकबर ने जो था वो इसको टेस्ट नहीं किया था अपने लाइफ टाइम में कभी भी, जो अकबर का सन था, तो इसके लिए वो काफ़ी सरप्राइजिंग हो गया था। देन कम्स सर स्ट्रॉक्स इंट्रोड्यूस एप्पल इन हिमाचल प्रदेश। अब जो सर स्ट्रॉक थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले एप्पल लाए थे, तो ये सबसे, इसलिए हिमाचल में सबसे ज़्यादा एप्पल आपको मिलता है। नेक्स्ट इज इन एडिशन टू डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड एंड ग्राफ्ट मैनी ऑफ द लार्ज साइज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब ये ग्राफ्टिंग की हेल्प से आप लार्ज साइज फ्रूट्स, नई नई ब्रीड्स पैदा कर सकते हो फ्रूट्स की। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन। अब जो सेडिमेंटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप फूड ग्रेन्स को सेपरेट करते हो, जो इनसॉल्युबल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो हैवियर होते हैं दे सेटल डाउन एट द बॉटम, और इस तरह से आप सेडिमेंटेशन के थ्रू आपके बेस्ट क्वालिटी ग्रेन्स को सेपरेट कर सकते हो। डिकेंटेशन का आपको प्रोसेस पता है, नीचे जो सेडिमेंट हो गया जैसे यहाँ पे बीकर में, तो अब जो ऊपर वाला पानी होगा उसको बाहर निकाल लेते हो, दैट इज नोन एज डिकेंटेशन। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से क्या होता है, या तो आप ग्रेन्स को अपने फिल्टर कर लो, दैट इज फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, आप उसको धूप में रख देते हो, पानी सारा उड़ जाता है, आपके ग्रेन्स नीचे बच जाते हैं। तो इस मेथड के थ्रू आप क्या करते हो, जैसे सॉल्ट हो गया, सी वाटर हो गया, इन सबको सेपरेट करते हो। ओके, सो ये प्रोसेस थी जिसकी थ्रू आप अपनी प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट करते हो फूड की। सो दैट इज ऑल, थैंक यू।